हेलो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाला है कार्बन फ्री रेडिकल। ओके, कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होता है? ओके, जब होमोलाइसिस बॉन्ड का ब्रेक हो, यहां से इस बॉन्ड की एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला जाए, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा? फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। अब ये कौन से कंडीशन पे फॉर्म होते हैं? जब मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हो, हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, या पेरोक्साइड हो। रिएक्शंस के अंदर यदि सनलाइट हो, हाई टेम्परेचर हो, पेरोक्साइड वगैरह हो, तो वहां पे वो जो रिएक्शंस है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी। मतलब वहां पे फ्री रेडिकल बनेगा और उसके थ्रू वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास में जो कार्बन पे रेडिकल आया, ठीक है ना, कार्बन पे जो रेडिकल है उसमें उसका नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ओके, तो यहां देखो तीन तो इसमें क्या है? बॉन्ड पे है, और एक ऑर्बिटल के अंदर क्या है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग हाइब्रिडेशन की बात करें तो क्या होगा? sp2 हो जाएगा। ठीक है, तीन बॉन्ड पेयर हो गए, sp2 हो गया। और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसका नेचर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। शेप की बात करें तो कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ओके, कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से पैरामैग्नेटिक हो गया। तीन इसमें बॉन्ड पेयर है, इस वजह से sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ओके, अब ये कितने, इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। कार्बन के ऑक्टेट में कितने? 3, 2, 4, 6 और 7। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गया। कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, 8 से कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गया। तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहां पे इसकी स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करेंगे? जैसे हम लोग बात करें कि इसकी जो स्टेबिलिटी है कार्बन, मतलब इसकी फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है, कार्बन फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है, इसको कौन, मतलब स्टेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, कौन से होते हैं? जैसे प्लस आई हुआ, प्लस एम हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ओके, और हमारे पास में जो माइनस आई है, माइनस एम है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, भाई इनका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। अब बेचारे के पास पहले से ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट है, और जब ये और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेंगे तो और ज्यादा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिलीज करेंगे इसकी तरफ। ठीक है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, समझ में आया? तो अब हम लोग इसकी जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, और क्या होगा? जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर। जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन के अंदर हम लोगों ने जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था, तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा? जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतने ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। जितना तीन तीन फिनाइल ग्रुप लगे हैं तो बहुत ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो, फ्री रेडिकल होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। और डीलोकलाइजेशन कम होता जाएगा तो वैसे वैसे इसका फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। जैसे यहाँ देखो तीन फिनाइल लगे हुए हैं, यहाँ सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, फिर उससे कम यहाँ हो रहा है, फिर उससे कम यहाँ हो रहा है। और यदि मैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 की बात करूं तो यहाँ पे एक ही क्या है? सिंगल वन ही पाई बॉन्ड है, तो इस वजह से यहाँ पे डीलोकलाइजेशन चार्ज क्या होगा? सबसे कम होगा। जबकि यहाँ फिनाइल के अंदर हमारे पास में कितने हैं? तीन तीन यहाँ पे डीलोकलाइज, मतलब ये और ये एक ही है, इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया ये वाला। ठीक है ना, तो तीन यहाँ पे क्या है? बॉन्ड लोन पेयर है, सॉरी पाई बॉन्ड है, तो इस वजह से यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो, यहाँ डीलोकलाइजेशन कम होगा। मतलब इस जो पीएच है फिनाइल, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फिर इसके बाद में हम लोग बात करें तो क्या होगा? 3 डिग्री CH3 का थ्राइस फ्री रेडिकल, फिर यहाँ पे हमारे पास में CH3 का ट्वाइस 2 डिग्री, फिर यहाँ पे 1 डिग्री का स्टेबिलिटी होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे तीन तीन फिनाइल ग्रुप लगे हैं, यहाँ 2 और यहाँ पे 1। ओके, फिर यहाँ एक, यहाँ पाई बॉन्ड है तो इस वजह से होगा। यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो जनरल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हम लोग बात करें तो ये इसका ऑर्डर है।
अब यहाँ पे इसके अंदर में कुछ भी एक्सेप्शन वगैरह नहीं, कोई भी अपवाद जैसी चीज यहाँ पे नहीं। क्यों नहीं? ठीक है भाई, कार्बोकेटाइन के हम लोग जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा था तो वहां पे ट्रिपोलियम आयन आ गया था कि हम लोग को कहना था कि वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर 3 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी इस वजह इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गई थी। तो ऐसा वहां पे इरेगुलरिटीज आई थी कार्बोकेटाइन में, जबकि इसमें यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल में इरेगुलरिटीज नहीं है। तो इसका क्या रीजन है कि इसके अंदर ऐसा नहीं? तो देखो यहाँ फ्री रेडिकल है, क्या है यहाँ पे? फ्री रेडिकल है, मतलब ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने की वजह से यहाँ पे एरोमेटिक जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। जो जितने भी कंपाउंड्स बनने वाले हैं वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में जाएंगे, न तो वो एंटी एरोमेटिक बन सकते हैं न वो एरोमेटिक बन सकते हैं, क्योंकि हगल रूल्स को फॉलो करेगा नहीं। इसके अंदर ओड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में जब तक रहेगा वो कैसा रहेगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास में इरेगुलरिटीज नहीं आ रही है, सिंपल सा एक रेगुलर फॉर्म चल रहा है जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर के अंदर। जबकि कार्बोकेटाइन में कार्बोकेटाइन की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, वहां पे कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं था, इस वजह से वहां पे इरेगुलरिटीज देखी गई थी, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। समझ में आया सबको? फिर आगे नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड इस टाइप से हम लोग बता सकते हैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। ठीक है, वैसे ये अनस्टेबल ये इस वजह से इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास में ये जनरल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में यदि कार्बोकेटाइन की कार्बन फ्री रेडिकल से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग वहां पे अप्रोच क्या लगाएंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी को कौन कौन हमारे इंक्रीज करने वाले हैं? ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी को हमारे बात हम लोग की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी को प्लस आई प्लस एम और डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज और हाइपर कंजुगेशन, ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो एक क्वेश्चन, सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, CH3 CH2 ओके, CH3 CH CH3, मान लो ये ले लिया, ये A है ये B है। इनमें आगे की इनकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो देखो हमारे पास में यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हैं? 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, टोटल कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास में कार्बन फ्री रेडिकल से स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो माइंड में सबसे पहले अप्रोच करनी चाहिए कि कहीं प्लस एम ग्रुप तो नहीं, क्योंकि प्लस एम सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और फिर इसके बाद में प्लस आई होगा। ओके, ये ऑर्डर है। तो यदि कहीं प्लस एम है तो उसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। फिर लास्ट में क्या देखेंगे? प्लस आई। अब मान लो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में इस टाइप से आया, जैसे हम लोगों ने CH3 और CD3, हम लोग ये बात करें CH3 और CD3, भाई साहब कार्बन फ्री रेडिकल क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ड्यूटेरियम का प्लस आई क्या होगा? ज्यादा होगा, किससे? हाइड्रोजन से। तो अच्छी बात है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ओके, अब मान लो इस टाइप से आ जाए CH3 का थ्राइस फ्री रेडिकल और CD3 का थ्राइस और फ्री रेडिकल, तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन होगी, यहाँ पे 9 अल्फा ड्यूटेरियम होगी। ओके, और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो CH बॉन्ड होता है ये वीक होता है, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो CH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से इसके अंदर जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसकी रेट फास्ट होगी और इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, ये मैंने कार्बोकेटाइन वाले में भी बताया था। अब यहाँ पे देखो प्लस आई के ओनली प्लस आई देखें तब तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या है? प्लस आई पे डोमिनेट कौन करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसका जो आंसर हम लोग देंगे वो हाइपर कॉन्जुगेशन को बेसिस मान के करेंगे। ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन को कंसीडर करते हुए इसका आंसर देंगे। ओनली यदि प्लस आई के बेसिस पे दिए जाए तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर जाता है प्लस आई के ऊपर, इस वजह से यहाँ पे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की रेट क्या होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि CH बॉन्ड वीक होता है, इजीली ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जो बनने वाली हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उसकी रेट फास्ट होगी, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये तो थे साइक्लिक। अब मान लो साइक्लिक के फॉर्म में एक क्वेश्चन आए हम लोग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, तो फिर वहां पे हम लोग कैसे आंसर करेंगे? ओके, तो ये मान लो हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, उससे रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये CH3, यहाँ कोई रेडिकल बना हुआ है,
यहां मान लो OH लगा दिया जाए, यहां मान लो CH2 रेडिकल है और यहां NO2 लगा दिया जाए, ठीक है, तो यहां तो सेम है। फिर यहां बात करें तो -M लगा रहा है, ठीक है, ये क्या लगा रहा है, लोन पेयर है, लोन पेयर होने के +M लगा रहा है। +M इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अब मान लो जैसे हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा हो प्लस I भी लग रहा हो, तो फिर उसमें कैसे करें। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, CH3 का थ्राइस CH2 रेडिकल, मान लो यहाँ पे CH3 का, या इसको थोड़ा सा इस तरीके से CH3 और CH3, फिर यहाँ पे CH3 और CH2 रेडिकल। इसमें स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाए कि इनमें दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो हम लोग इसमें सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। तो इस कार्बन के जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो मतलब कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहां हम लोग बात करें तो इसमें फर्स्ट वाले कार्बन अल्फा कार्बन है, इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, यहाँ ओनली क्या होगा, +I होगा, +I तो यहाँ पे भी होगा। यदि हम लोग ओनली +I को कंसीडर करते हुए आंसर दें तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ केवल 2 ही मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन तो +I पे डोमिनेट करता है और यहाँ पे एक हाइपर कॉन्जुगेशनल स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे आंसर देंगे तो ये होगा, समझ में आया। तो एग्जाम में ये नहीं है कि 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका आंसर कर दिया, वहां पे देखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों को +M देखना है, वो नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखना, वो नहीं है तो फिर +I के बेसिस के ऊपर आंसर करना है। तो ये थे हमारे कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं +I +M हाइपर कॉन्जुगेशन और डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो वहां वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं -I और -M, वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ओके, थैंक यू।